Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manipuri and welcome to my YouTube classes. And now, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो होगा क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब होता है फ्रांसीसी क्रांति, कि फ्रांस में क्यों क्रांति हुई थी। इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ था कि 14 जुलाई 1789, जो आपको सामने ये डेट दिख रही है, ठीक है 1789 की जो पेरिस शहर था फ्रांस का, ठीक है, वहाँ पर वो शहर एक स्टेट ऑफ अलार्म था। कहने का मतलब ये था कि एक आतंक का माहौल था वहाँ पर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि क्यों ये लोग रिवोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने वहाँ के टाउन हॉल को बर्बाद किया, वहाँ के आर्म्स को लूटा, ठीक है। फिर इसके बाद जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लास्ट 18th सेंचुरी, ठीक। अब लास्ट 18th सेंचुरी कहने का मतलब 1775 1774 के बाद 17 मतलब कहना चाहिए कि लास्ट 18th सेंचुरी की बात है कि उस समय फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी, यानी फ्रांसीसी समाज कैसा था। तो देखिए, हम एकदम डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे इसका। सबसे पहले आप देखेंगे वेरी फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन 1774 लुई 16 ऑफ द बार्बन फैमिली ऑफ द किंग असेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, की एक नए किंग 1774 में बने जो कि बार्बन फैमिली के थे, जिनका नाम था लुई 16, ठीक है। उस समय उनकी उम्र जो थी, ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी, ठीक है, कि मैरी एंटोनेट से इनका विवाह हुआ था और ये सिर्फ 20 साल के थे। अपॉन हिज एसेनेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, जब ये राजा बने तो उस समय इनको ये समझ में आया कि जो राजकोष है, जो ट्रेजरी है राज्य का, वो पूरी तरीके से खाली है। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, एडेड टू दिस was the cost of maintaining an extravagant court at the immense place of Versailles। कहने का मतलब क्या था कि वर्षाय, ठीक है, कि जो वहाँ के लंबे समय तक जब युद्ध चला तो वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे सारे के सारे नष्ट हो चुके थे। वर्षाय एक जगह का नाम है वहाँ पर जो बड़े महल थे, विशाल महल, ठीक है, जो शौकत शौकत बनाने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ उठाया गया, ठीक है। इस तरीके से वहाँ का जो ट्रेजरी था वो पूरी तरीके से खाली हो गया था। इसके बाद जब आप देखेंगे कि अंडर लुई 16 फ्रेंच हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब देखिए, कॉमन एनिमी का मतलब ये होता है कि जब अमेरिका के 13 उपनिवेश, यानी कहना चाहिए जो 13 कॉलोनीज थी, उनको उन्होंने ब्रिटेन से क्या कराया, फ्री कराया, ठीक है। ब्रिटेन जो कि कॉमन एनिमी था, यानी अमेरिका का भी दुश्मन था और फ्रांस का भी दुश्मन था। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द वार एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरे टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरे। देखिए, लिवरे क्या है, जैसे हमारे यहाँ पर रुपीस बोलते हैं, तो लिवरे फ्रांस की मुद्रा को कहा जाता है, जिसको फाइनली 1794 में ख़त्म कर दिया गया था। कब ख़त्म किया गया था? 1794 में इस करेंसी को ख़त्म कर दिया गया था फ्रांस से। तो ये कर्ज जो था लगभग क्या 2 मिलियन लिवरे तक बढ़ चुका था, 2 बिलियन लिवरे तक बढ़ चुका था। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो ये लगभग 10 अरब रुपए के आसपास है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, और जिन्होंने लोन दिया था वो 10% एक्स्ट्रा चार्ज भी मांगने लगे, इंटरेस्ट मांगने लगे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंट ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन, ठीक है। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने क्या किया कि फ्रांसीसी सरकार, जो उनका बजट था, उनका बहुत बड़ा हिस्सा दिन ब दिन बढ़ता जो कर्ज था उसको चुकाने पर मजबूर था, ठीक है। तो बहुत बड़ा हिस्सा इनका खर्च हो रहा था। इनके जो नियमित खर्चे थे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मीट इज रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीजेज टैक्स। जो इनके क्या नियमित खर्चे, जैसे सेना का रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार जो है वो करों को बढ़ाने में बाध्य हो गई, क्योंकि उनको कर चुकाना था, ठीक है। Yet even these measures would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states and only member of the third state paid tax.
तो ये कहानी जो थी आगे जब बढ़ती गई तो वहाँ पर ये जो फ्रांस की सोसाइटी थी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ड्यूरिंग लास्ट 18th सेंचुरी फ्रांसीसी या फ्रेंच सोसाइटी, तो वो 3 स्टेट में डिवाइड हो गई। अब 3 स्टेट का मतलब ये है कि 3 प्रकार के लोग, यानी 3 स्टेट। देखिए अब किस किस टाइप से स्टेट थे वो यहाँ पर हैं, ये स्टेट है, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। फर्स्ट स्टेट था ग्लेर्गी। ग्लेर्गी का मतलब होता है जो पादरी वर्ग होते हैं, यानी जो कि चर्च में पूजा पाठ कराते हैं, उनको ग्लेर्गी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पादरियों का समूह था। सेकेंड वर्ग में था नोबिलिटी। नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग के लोग थे ये, यानी ये रईस लोग थे, अच्छी फैमिली के लोग थे। ठीक है, और थर्ड स्टेट में जो था, थर्ड स्टेट 3 पार्ट में डिवाइड था। थर्ड स्टेट का यदि आप देखें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, यानी बड़े बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, अदालत में काम करने वाले कर्मचारी थे, वकील थे। सेकेंड स्टेज में इसमें था पीएसेंट एंड आर्टिसंस, यानी किसान और कारीगर जो थे। थर्ड स्टेट में है स्मॉल पीएसेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स। अब थर्ड पार्ट जो था थर्ड स्टेट का, उसमें छोटे किसान और भूमिहीन जो मजदूर थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, दूसरे की ज़मीन पर काम करते थे, और जो नौकर लोग थे वो थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बारे में यहाँ मेंशन किया होगा कि आगे जब हमने देखा यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की है कि द थर्ड स्टेट पेड टैक्स, कि सिर्फ थर्ड स्टेट ही टैक्स को पे करता था। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, ये सब ऐसी हैं। तो आप यहाँ 3 स्टेट्स के बारे में मैंने बता दिया है, वो आप ध्यान रखें। 3 स्टेट्स क्या क्या है, ग्लेर्गी, ग्लेर्गी के बाद नोबिलिटी, नोबिलिटी के बाद जो आता है थर्ड स्टेट, उसको थर्ड स्टेट ही कहा गया है। ठीक है, हाँ एक वर्ड जो यहाँ पर है आपको इनको समझ में आना है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि द चर्च टू एक्सक्रीटेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टेक्स, एंड यहाँ पर लिखा है कि टेली। इन दोनों का मतलब यहाँ पर देखिए, लिवरे का मतलब दिया है कि यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ फ्रेंच डिसकंटिन्यूड 1794। ग्लेर्गी का मतलब दिया कि ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, कि ऐसे लोगों का ग्रुप होता था जो चर्च में कहना चाहिए विशेष कार्यों को करने के लिए होते थे। थर्ड नंबर है टीथे। टीथे क्या होता है कि अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि जो इसको हम टाइथ भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला यह टैक्स होता था जो कि कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, 1/10। एंड लास्ट में है टाइल। टाइल का मतलब समझिए क्या होता है कि टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, कि ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली स्टेट को पेड किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर एक इमेज बना हुआ है, इस इमेज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इस इमेज के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि एक कुलीन व्यक्ति जो है वो मकड़ा है और किसान मक्खी है। ये बताया गया है कि ये जो नोबिलिटी पर्सन है ये एक मकड़ी की तरह है, और जो किसान वर्ग के लोग होते हैं वो मक्खी की तरह है। ठीक है, और ये जो बीच में ये देखिए ये जो रखा हुआ है, ठीक, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वॉन्ट्स, कि शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता है, यानी ये लालच है, किसान देता जा रहा है और कुलीन वर्ग का व्यक्ति लेता जा रहा है। इस इमेज का नाम है, ठीक है, कि द स्पाइडर एंड द फ्लाई, कि मकड़ा और मक्खी इस इमेज का नाम है। यहाँ पर मकड़ा बोला गया है कुलीन वर्ग के व्यक्ति को, और मक्खी एक किसान, गरीब किसान को बोला गया है। ठीक है, इसमें एनोनिमस इन हैचिंग यानी नाम नहीं लिखा है कि किसने इस चित्र को बनाया है। एंड द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, कि जीने के लिए संघर्ष, ये है नेक्स्ट टॉपिक इसका, कि जीने के लिए संघर्ष कैसे करते थे फ्रांस में लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि पॉपुलेशन के बारे में लिखा है कि द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। ठीक है, कि 1715 में जहाँ फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, 1789 में ये पॉपुलेशन बढ़कर 28 मिलियन हो गई। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी बढ़ चुकी थी। इसके बाद आगे आते हैं, दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। तो जब पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गया, यानी लोगों को खाने के लिए ज़्यादा चाहिए लगा। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड्स। ठीक है, कि प्रोडक्शन उतनी स्पीड से नहीं होता था जितनी स्पीड से डिमांड बढ़ रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेबल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। अब देखिए कि वहां पर ब्रेड एक स्टेपल डाइट है। स्टेपल डाइट का मतलब होता है एक मुख्य आहार है फ्रांस के लोगों का। तो जब ये प्रोडक्शन कम होने लगा तो वहां पर डिमांड बढ़ने से ब्रेड की कीमतें बढ़ने लगीं। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस, की जो वर्कर्स थे उनके ऑनर ने उनकी सैलरी फिक्स कर दी थी। महंगाई कितनी भी बढ़ जाती थी उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती थी।
बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, की प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ इनका जो वेजेस था वो नहीं बढ़ता था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेड, थिंग्स बिकम रॉस whenever drought or hail reduced the harvest. This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the ओल्ड रेजिम। ठीक है, कि यहाँ पर ये लिखा गया कि एक बड़े आदमी और गरीब आदमी के बीच में, यानी एक जो बिटवीन यहाँ की गैप की बात की कि पुअर और रिच के बीच में, वो चौड़ी होती गई, खाई जो थी उनके बीच का जो दरार था वो बढ़ता गया। ठीक है, स्थितियाँ तब मतलब कहना चाहिए तब ज़्यादा खराब हो जाती थी जब सूखा या अकाल पड़ जाता था। ठीक है, इससे यहाँ पर देखिए सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है बेटा, इसको हम जीविका संकट बोलते हैं, कि जब लोगों के पास जीने के लिए भी पैसे ना हो तो वो जीविका संकट या सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर दिया है कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिस मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। ठीक है, फिर इसी के साथ एनोनम्स का मतलब दिया वन हु नेम रिमेन अननोन्स, की जिसका नाम अननोन है। ये ऊपर डायग्राम में इसका इस वर्ड का यूज़ किया गया है, ये है एनोनम्स लिखा हुआ है, कि जिसका नाम आपको नहीं पता तो उसको एनोनम्स बोलते हैं। हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, तो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है, आपको भरने के लिए बोला गया है कि जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है। खराबी बैड हार्वेस्ट लिखा है, फिर डिसीज़ एपिडेमिक लिखा है, जिस टाइप की डिसीज़ अभी फैली हुई है कोरोना। ठीक है, ये भी एक एपिडेमिक है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो ये आप भर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जहाँ पर है ग्रोइंग मिडिल क्लास इनवेसिवनेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस, की मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के लोग, ठीक है, कि मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। कि देखिए यहाँ पर एक वर्ड है इनवेसिवनेस, इसका मतलब होता है ठीक है कि कल्पना करना, कि अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनवाइसेस एन एंड ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, जो कि कुलीन वर्ग के लोगों को दिया जाता था, बड़े लोगों को दिया जाता था, तो उसको खत्म करने की कल्पना कि मिडिल वर्ग के लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि इन द पास्ट पेसेंट एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पहले, इससे पहले भी इन द पास्ट का मतलब पहले जो किसान थे, जो वर्कर्स थे, ठीक है, कर बढ़ने एवं अकाल के समय क्या होता था, ये विद्रोह करते थे, कि कर बढ़ा दिया जाता था अकाल के समय। ठीक है, तो उस समय ये विद्रोह करते थे, और क्या होता था कि इस समय फूड की स्कैरिसिटी आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में, ठीक है, बदलाव लाने के साधन नहीं थे, कि कैसे चेंज किया जाए इन कार्यक्रमों को, इन प्रोग्राम्स को, तो इतने कोई रिसोर्सेज नहीं थे इनके पास। तो ये जो सिस्टम था, यहाँ लिखा कि दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट, तो ये जो जिम्मेदारी थी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो कि प्रॉस्पेरस थे, समृद्ध थे, एजुकेटेड थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ जब आता है कि लिखा कि द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द इमर्ज ऑफ सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लास, कि 18th सेंचुरी में 18वीं शताब्दी में एक नया समाज का उदय हुआ वहां पर, जिसको मध्य वर्ग कहा गया। तो मैं बता देता हूं कि इस पैराग्राफ में क्या है, कि मध्य वर्ग का मतलब क्या है, कि ये समुद्री व्यापार तथा ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर ये संपत्ति अर्जित करते थे। ये लोग कि समुद्र में व्यापार करते थे, ठीक है, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन करते थे, तो इन्हीं का आयात और निर्यात करते थे। ठीक है, इनसे जो पैसा बनता था इससे समृद्ध होते गए। ठीक, फिर तीसरे स्टेट में बेसिकली ये सौदागर थे, तीसरा स्टेट था। ठीक है, तीसरे स्टेट के लोग ही मध्यम वर्ग में आए, और मध्यम वर्ग में आने के साथ साथ इन्होंने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। ठीक है, आवाज़ उठाना स्टार्ट किया कि अब जैसा पहले चला आ रहा था, जो प्रिविलेजेस लोगों को दिए गए हैं उनको खत्म करने की बात की गई है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। लास्ट वाला सिस्टम यहाँ पर देखिए, लास्ट वाला पैराग्राफ जो लिखा है इसमें, कि द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर्स वाज डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. These were frequently read aloud in group for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expense of the state generated anger and protest against the system of privileges. कहने का मतलब ये कि दार्शनिक, इसका मतलब फिलोसफर्स का मतलब होता है दार्शनिक। ठीक है, कि दार्शनिक जो थे, इनके जो विचार हुआ करते थे, उनको उस समय कॉफ़ी हाउस और सैलूनों में, ठीक है, ये बहस किया जाता था। लोग जब बैठते थे,
ठीक है, पुस्तकों में, अखबारों में इनका प्रचार प्रसार होता था, और जो लोग पुस्तक और अखबार पढ़ने में असमर्थ होते थे, अनपढ़ होते थे, उनको पढ़ाकर समझाया जाता था। तो लुई 16 के द्वारा, ठीक है, राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए जो कर लगाए जाते थे और विशेष अधिकार वाली जो व्यवस्था थी, ठीक है, उससे लोगों का गुस्सा भड़क गया था कि आपने यहाँ पर, मैंने बताया, देखिए सिस्टम वही है यहाँ पर कि इतना सारा समझने से अच्छा बेहतर ये है कि यहाँ पर जो हमने पढ़ा था प्रिविलेजेस को खत्म करना, तो बेसिकली प्रिविलेजेस किनको थे, तो ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि प्रिविलेजेस उनको थे जो कि ऊपर के दो ग्रुप थे, ठीक है, कौन कौन से, ग्लेरगी एंड जो हमने पढ़ा सेकेंड वर्ग, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, ठीक है, तो उनको जो प्रिविलेजेस दिए गए थे, उन प्रिविलेजेस को खत्म करने की बात की गई, ठीक है, कि उनके जो विशेष अधिकार हैं वो खत्म किए जाएं, टैक्स देने का राइट सबको होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि टैक्स कोई एक देगा। ये जो वर्ग की बात मैंने किया कि ग्लेरगी एंड नोबिलिटी, कि इनका जो विशेष अधिकार था ये खत्म करने की बात की गई जब थर्ड वर्ग, मध्यम वर्ग उदय हुआ। और मध्यम वर्ग का उदय कहाँ से हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ थर्ड स्टेट से, इस स्टेट से, कि यहाँ के लोग जो व्यापारी थे, ठीक है, इन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया और एक मध्यम वर्ग पर आने लगे ये थर्ड स्टेट से, तो इन्होंने विशेष अधिकार खत्म करने की बात की। तो ये विशेष अधिकार जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब स्टेट अच्छा चलेगा। तो लुई 16 ने जो टैक्स इम्पोज किए थे लोगों के ऊपर, ठीक है, वो पूरी तरीके से जो प्रिविलेजेस थे खत्म करने की बात की गई। फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सोर्सेस ए, जहाँ पर है अकाउंट ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रेजिम, कि पुराने राजतंत्र में, ठीक है, कुछ अनुभव थे लोगों के, उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जो उसका सेकेंड पार्ट होगा, वहाँ पर हम देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, कि रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ, यानी रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। ये तो एक इंट्रोडक्शन जैसा पार्ट था, हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में रिवॉल्यूशन की शुरुआत, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।